बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इससे पहले इंटरनल डेटा और बिग डेटा के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। आज जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट मार्केटिंग रिसर्च। और रिसर्च क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसर्च का क्या फायदा है। अब मार्केटिंग रिसर्च क्या है? इट इज द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रिलेवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब मार्केटिंग रिसर्च क्या है कि आप इस तरह की रिसर्च डेटा कलेक्शन कर रहे हैं या डिजाइन कलेक्शन कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं किसी मार्केटिंग सिचुएशन में। आप देख रहे हैं कि आप किसी जगह पर हमारे लिए प्रॉब्लम हो रहा है, उसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक मार्केटिंग रिसर्च कर। तो मार्केटिंग रिसर्च में हमारे पास क्या होता है कि आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब एक सिस्टमैटिक डिजाइन के थ्रू। आपको पता है कि यार ये टूल आपने ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और रिपोर्टिंग डेटा कर रहे हैं। और उस स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन जहां पर आपको कोई मसला आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बुक का हवाला मैं आपको देता हूँ। इसमें जो अंदर है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और काजल रिसर्च है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बुक के हवाले से बताता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया मार्केटिंग रिसर्च की, क्या है, सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा रिलेवेंट टू स्पेसिफिक मार्केटिंग सिचुएशन जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है। अब उससे पहले आपने क्या करना है, हमारे पास एक प्रोसेस के थ्रू जाता है हमारा, एक डिफाइन प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट स्टेप आपने क्या है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना। प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा गैप जो आपके प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट को रोक रहा है मार्केट से, आपके प्रोडक्ट जो है मार्केट में नहीं बिक रहा। तो आपने प्रॉब्लम्स को वो ऑब्जेक्टिव बनाने हैं कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा भी हो। मतलब जो मैनेजर्स, रिसर्चर काम कर रहे हैं कि डिफाइन प्रॉब्लम और फिर उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे वो एग्री करते हैं, तो वो मैनेजर वो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, उस डिसीजन को और उस इंफॉर्मेशन को वो समझता है कि यार ये जरूरी है। और वो रिसर्चर्स को पहले समझता है, फिर उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऑब्टेन करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, प्रॉब्लम डिफाइन करता है। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादातर आपकी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है रिसर्च प्रोसेस में, ठीक है। और मैनेजर क्या करता है कि वो ये समझता है कि हमने पहले देखना है कि कौन सी जगह पर जो है वो काम गलत है, उसी स्पेसिफिक कॉजेस को लेके फिर वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है, प्रॉब्लम डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप देख रहे हैं कि पहले हम डिफाइन प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसके बाद हम डेवलप करते हैं रिसर्च प्लान, फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं रिसर्च प्लान को, कलेक्ट करते हैं, एनालाइज डेटा करते हैं, फिर उसके बाद इंटरप्रेट और रिपोर्ट करते हैं उसी फाइंडिंग। अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से तीन टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, जो मैंने अभी स्लाइड में आपको बता दिए हैं। कहाँ पर? एक है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, दूसरा डिस्क्रिप्टिव और तीसरा कॉजल रिसर्च। यहाँ पर आपको मैं डिस्कशन में बताता हूँ कि जब आप प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हो कि यार आपका प्रॉब्लम डिफाइन हो गया, नेक्स्ट काम क्या है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने बना दिया। अब आपने ये प्रोजेक्ट करना है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन से रिसर्च के लिहाज से। आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का क्या मतलब है कि मार्केटिंग रिसर्च to gather preliminary information that will help define problem and suggest hypothesis। आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसमें प्रॉब्लम जो है डिफाइन करना है और फिर उसमें अपने प्राइस देना है। हाइपोथेसिस क्या है? मफरूजे, मफरूजा देना है कि यार ये ठीक होगा, ये गलत होगा, इस तरह करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा। फिर उसमें हमारे पास H0 और H1 आ जाता है, जिसको हम एक जो है नल हाइपोथेसिस कहते हैं, एक को जो है जो इम्पैक्ट दे रहा है वो H1 हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्सेप्टेड जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद से सेकंड जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप क्या कर रहे हैं कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ बताना, उसकी वजाहत में बताना। लेट्स से आप ये कह रहे हैं कि मार्केट पोटेंशियल, इसमें इतना पोटेंशियल है, इस प्रोडक्ट का जो है इस डेमोग्राफिक्स में इतना पोटेंशियल है, और उसमें कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि आप चीज़ों को डिस्क्राइब करें, जिसमें आप मार्केट पोटेंशियल को देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो डेमोग्राफिक्स देख रहे हैं, उसमें एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर देखते हैं कि कैसे वो प्रोडक्ट वो बाय करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कॉजल रिसर्च, अब उसमें कॉजल क्या है, अब कॉजल में आपने क्या करना है कि उसी हाइपोथेसिस का जो है रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। पहले में तो आपने सिर्फ ये देखना है कि आपने सिर्फ हाइपोथेसिस देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपने सिर्फ बताना है। अब कॉजल रिसर्च में क्या करना है, आपने उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है, उसके काज इफेक्ट मालूम करने हैं, ठीक है, और उसमें ये देखना है कि कहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10% decrease in tuition at private college result in enrollment increase sufficient to offset the reduced tuition। जब आप 10% डिक्रीज करते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, तो वो क्या कर रहा है, एनरोलमेंट इंक्रीज हो जाता है। और हमेशा के लिए हम जब रिसर्च करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में एक प्रिस्क्रिप्टिव और काजल में डाल दिया जाता है। पहले क्या करते हैं कि आप पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो एक्सप्लोरेटरी में आता है। फिर उसके बाद जब वो आप पोटेंशियल उस चीज़ को देखते हो कि यार उसमें चीज़ में पोटेंशियल है कि नहीं, या उसमें रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस का, तो फिर वो या आपका डिस्क्रिप्टिव बन जाता है या कॉजल रिसर्च, ठीक है। अब जब आप रिसर्च प्लान डेवलप करें, रिसर्च प्लान जब आप डेवलप कर रहे हैं, स्लाइड की तरफ आते हैं, तो उसमें आप आउटलाइन सोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो आपके पास पड़ा डेटा है वो देखते हो, और फिर उसमें स्पेसिफिक रिसर्च अप्रोचेस देखते हो, उसमें कौन कौन से मेथड्स हैं, कॉन्टैक्ट मेथड्स है, सैम्पलिंग प्लान्स है, और इंस्ट्रूमेंट टू गेट द डेटा, वो देखते हो। तो वापस आते हैं यहाँ पर, दिखाता हूँ आपको। अब जब आपने प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ों को बता दिया, आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी बता दी कि क्या चीज़ दरकार है और कैसे हम उसको गैदर कर सकते हैं, तो फिर आपने एक प्लान बताना है कि किस प्लान के थ्रू आपने करना है। तो आपने रिसर्च प्लान आउटलाइन बताना है एग्जिस्टिंग डेटा का, फिर आपने उसमें स्पेसिफिक अप्रोचेस बताने हैं कि कौन से अप्रोच के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा हमारा सैम्पलिंग प्लान होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम जो है डेटा गैदर कर सकें। प्रॉब्लम तो डिफाइन हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आपने डिटरमिन करना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमें दरकार है, उसको कैसे हम एफिशिएंटली उसको हम गैदर कर सकते हैं, फिर वो हमारे लिए कौन सा डेटा कहाँ पर मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसमें हमने सोर्सेज ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा देखना है कि एग्जिस्टिंग डेटा में कुछ पड़ा है कि नहीं, उसमें हमने कॉन्टैक्ट मेथड, सैम्पलिंग प्लान्स और इंस्ट्रूमेंट देखने हैं। रिसर्चर यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड भी देखेगा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स, इकोनॉमिक और लाइफस्टाइल इसमें देखते हैं। डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक स्टाइल और जितना भी आपकी करंट जो चीज़ें आपने कस्टमर के लिए बनानी है, तो वो आपने सही तरीके से वो देखना है, उसका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने देखनी है, ठीक है। तो ये कुछ मिसाल आप रिसर्च में ले सकते हो इसी तरह। अच्छा, जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, अच्छा ये वही चीज़ है जो मैंने अभी पहले बताया है ना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर इंफॉर्मेशन बेस्ड रिजल्ट कैसे आपको वो करता है, और आप उसके लिए बजट कैसे बनाते हो, ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम देख लेना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, प्रॉब्लम क्या है वो आपने देख लिया, अब उसके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर इंफॉर्मेशन जो नीडेड है वो देख लेना, फिर उसके बाद रिजल्ट कैसे मैनेजमेंट डिसीजन में हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपने बजट बनाना है। अब आते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिसर्च, मतलब सॉरी डेटा कलेक्शन। जब आप डेटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं। जब आप वहाँ पर एड्रेस करते हैं एक चीज़ को, तो मैनेजर क्या करता है कि यार डेटा या आप प्राइमरी कलेक्ट करो, प्राइमरी से क्या मुराद है कि आपके पास वो डेटा जो आप फॉर द फर्स्ट एट हैंड जो है आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक चीज़ जो आप कलेक्ट करते हैं वो आपका प्राइमरी डेटा बन जाता है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है, कहीं पे पड़ा होता है,
इंटरनेट पे पढ़ा है, किसी इदारे में पढ़ा है, या आप ऑलरेडी वो आपने खुद उठाया है, उसको आप उठाते हो और आप उसके लिए कोई नया मकसद ढूंढते हो, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है। आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर हैव बीन कलेक्टेड फॉर अनदर पर्पस, किसी और पर्पस के लिए वो डेटा कलेक्ट किया गया और आप उसको उठा ले अपने रिसर्च के। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? अब उसने आपको वजाहत दी है कि प्राइमरी डेटा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम या पर्पस एट द हैंड। ये क्या है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा आप कलेक्ट करते हो, आपका प्राइमरी डेटा बन जाता है। ठीक है, अब गैदरिंग डेटा में, अब सेकेंडरी डेटा में क्या क्या चीजें होती हैं? आप सेकेंडरी डेटा में ये होते हैं कि सप्लायर से भी डेटा उठाते हैं, आप सेकेंडरी डेटा में ये होते हैं कमर्शियल ऑनलाइन डेटाबेस से भी उठाते हैं, इंटरनेट से भी उठाते हो, जितने भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज हैं जो सेकेंडरी डेटा में आ जाते हैं, वहां से आप डेटा उठा लेते हैं। ठीक है, और यूजुअली जो डेटा होता है वो अवेलेबल होता है और क्विकली आप उसको लोअर कॉस्ट में आप उसको हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पे बैठ जाओ, आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए तो मुख्तलिफ जगह से आपको डेटा मिल जाएगा। अच्छा, रूम एम्प्टी है, इसी वजह से आवाज सही तरीके से आपको रूम इज एम्प्टी। ठीक है, अभी सही है, आवाज सही सुनाई दे रहा है जी? आसिफ, आसिफ आपको आवाज सही सुनाई दे रहा है? जी आसिफ, यस आवाज सही है मेरी? यस, ठीक है सर, आ ठीक रहा है, है आवाज। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा प्राइमरी डेटा कलेक्शन की तरफ। प्राइमरी, जिस तरह मैंने अभी पहले बता किया कि वो डेटा जो आप फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो डेटा कलेक्ट करते हो और अपने साथ रखते हो, फिर उसको जो है टेस्ट करते हो, वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाता है। ठीक है, अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन में आपके पास वो कौन कौन सी चीजें हैं? रिसर्च अप्रोचेस क्या है उसमें? कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, सैम्पलिंग मेथड है और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। अब रिसर्च अप्रोचेस क्या है कि वो चीजें जो आप डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो, उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन भी आ जाता है, सर्वे भी आ जाता है और एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या है? अब आते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च पर। आप जब डेटा गैदर करते हैं तो उसमें आपका एक जगह पे जाते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, एक्शन देखते हो, सिचुएशन देखते हो, तो वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च कहलाता है। इसका मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बैंकर, एक बैंक है, बैंक उसके मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, तो वो जब ऑनर एक बैंक के बारे में पूछता है तो वो क्या करेगा, अपने लिए एक ऐसा मेंबर बना लेगा जो डेटा कलेक्ट करेगा थ्रू ऑब्जर्वेशन। वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाता है, एज अ कस्टमर पेश आता है और वो उससे पूछता है कि यार मुझे अकाउंट खोलना है, जो भी करना है, तो वो किस तरह, वो उसके साथ कैसे वो पेशरफ्त करता है, वो बैंकर या वो कैशियर, तो वो सिर्फ वहाँ पर ऑब्जर्व करता है। उसको ये मालूम नहीं होता कि ये कौन सा बंदा है, ये कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा होता है चीज़ों को। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है कि किसी तरह आप एक जगह पे जाते हो, एक्शन और सिचुएशन को देखते हो। इसमें मिसाल भी दिया है कि फूड रिटेलर ट्रेडर जॉय जो है कि वो वहाँ पर न्यू स्टोर लोकेशन पे जाता है, ट्रैफिक पैटर्न्स और नेबरहुड और जगहों पे जाता है और वो देखा देखता रहता है। इसी तरह एथनोग्राफिक रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है कि ये भी एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है, लेकिन इसमें वो भी एक फेज है ऑब्जर्वेशन के, वो आप जनरल सिचुएशन में जाते हो। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में आप जनरल सिचुएशन में जाते हो, सिर्फ आप जाते हो मुख्तलिफ जगहों को। अब यहाँ पे एथनोग्राफी में आपका एक ट्रेन बंदा जाता है, ट्रेन बंदा जाता है और वहां पर वो कंज्यूमर के साथ भी इंटरेक्ट करता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में भी वो इंटरेक्ट करता है। जो मैंने बैंकर की मिसाल दी वो आप एथनोग्राफिक में डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक ट्रेन बंदे को डालते हो, वो वहां पर जाता है और इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एक मल्टीनेशनल कंपनी का है तो वो जाएगा, कस्टमर से भी पूछेगा, वहां पर जो लोग बैठाए हैं उससे भी पूछेगा। तो ये क्या है, एक एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है।
अब आते हैं उसमें वो रिसर्च मेथड्स वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन तो हमने कर लिया कि कॉन्टैक्ट मेथड्स में क्या हो सकता है, किसी मॉल में जाना और सैम्पलिंग यूनिट और क्वेश्चनेयर आपका इस्तेमाल हो सकता है। सर्वे में टेलीफोन सैंपल साइज उठा के और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का हो सकता है, और एक्सपेरिमेंट में पर्सनल एंड ऑनलाइन और सैम्पलिंग प्रोसीजर आप उसमें उठा सकते हैं। अब आते हैं सर्वे रिसर्च क्या है, उसी के हवाले से मैं आपको सर्वे रिसर्च करूँ। सर्वे रिसर्च जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये रिसर्च ये अप्रोच या प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डेटा भी आ सकता है और कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि लोगों के बारे में नॉलेज भी हासिल कर सके, और कंपनी जो है वो लोगों के पर्सनल नॉलेज भी हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रेफरेंस और एटीट्यूड भी देखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा अच्छा एडवांटेज क्या है सर्वे का, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आ जाती है, और ये हम इस्तेमाल इसलिए कर सकते हैं कि उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हम ले लें और मैनी डिफरेंट सिचुएशन में हम उसको देख सकें। अब सर्वे जो है वो क्या एड्रेस कर रहा है, एनी मार्केटिंग क्वेश्चंस or decision can be conducted by phone or mail, online or in person। अब इसमें हमारे पास फायदा क्या है कि सर्वे जब आप एड्रेस करते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन आप जो है बाय फोन भी कर सकते हैं, बाय मेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन और इन पर्सन भी आप कर सकते हैं। लेकिन सर्वे में कुछ प्रॉब्लम इस तरह भी हैं कि समटाइम्स जो पीपल होते हैं वो आंसर सही तरीके से नहीं देते, क्योंकि वो उसको पता नहीं होता या उसको समझ नहीं आता क्यों वो करे, ठीक है, और वो उसका अनविलिंग है, मतलब वो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो सर्वे रिसर्च क्या है कि गैदरिंग प्राइमरी डेटा बाय आस्किंग पीपल। क्या है सर्वे डेटा, सर्वे रिसर्च है, सर्वे रिसर्च क्या है, गैदरिंग प्राइमरी डेटा बाय आस्किंग पीपल क्वेश्चंस अबाउट द नॉलेज, एटीट्यूड, प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर इन द मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट। क्या है इन द मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट, ये क्या कहलाता है, सर्वे रिसर्च। अब इसी तरह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अच्छा, सर्वे रिसर्च में आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ जी मोहम्मद आसिफ, आपको कुछ अंदाजा है कि सर्वे रिसर्च क्या है? जी आसिफ नो सर। जी, कुछ तो बताएं, अभी जो मैंने अभी बता दिया आपको कि सर्वे रिसर्च क्या है, थोड़ा सा बता दें कि क्या है। सर वो लोग जो सर्वे कर रहा है सर, बस फॉर एग्जांपल वो ठीक है, रोड वाला जो बंदे होते हैं सर, वो नहीं सर्वे वाला। रोड नहीं, मैं मार्केटिंग के हवाले से कह रहा हूँ कि कोई कंपनी के हवाले से कोई मिसाल। जी आप बता सकते हैं ये आईफोन कौन है जी, मेरे ख्याल में ये उमर फारूक होगा जी, आप जी बताएं। सर। जी सर्वे रिसर्च के बारे में थोड़ा बता दीजिए जो भी मैंने सर्वे डिस्कशन। रिसर्च सर वो होते हैं जो हम मतलब सर्वे करके सर किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई मिसाल दे दें जी जो आपने देखा हो। सर्वे जैसे सर ये जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से होता है। ठीक है, जी, और किसी कंपनी की तरफ से जो होता है। कोई सर्वे आपने अभी तक फिल किया है? सर यस सर किया है, गवर्नमेंट की तरफ से किया है। कौन सा सर्वे? सर ये इनका कोई वो क्या कहते हैं स्कीम वगैरह आया था, उसका मैंने वो किया, अटेंड किया। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जी इसी जी तरह जी सर। होता है मार्केटिंग का भी सर्वे, इसी तरह कि आप लोगों के नॉलेज जी के सर। बारे में, एटीट्यूड के बारे में, उसकी बाइंग प्रेफरेंस के हवाले से या बाइंग बिहेवियर के हवाले से एक रिसर्च कंडक्ट, मतलब सर्वे कंडक्ट करते हैं कि लोगों का बिहेवियर क्या है, तो वो सर्वे रिसर्च कहलाता है। इसी तरह अगर आप जी सर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को देख लें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि आप तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक मैच ग्रुप बना लेते हैं। स्पेसिफिक मैच ग्रुप से क्या मुराद है कि आप उसके लिए ग्रुप बना लेते हो, उसको आप मुख्तलिफ ट्रीटमेंट देते हो, उसमें आप कंट्रोलिंग रिलेटेड फैक्टर्स डालते हो, फिर उसमें चेकिंग करते हो कि उसमें लोगों का रिस्पांस क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स रिस्पांस क्या है।
इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप कॉजल रिसर्च वाले रिलेशनशिप पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि कौन सा नेगेटिव रिलेशन में है, कौन सा पॉजिटिव रिलेशन में। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है कि आप गैदर काजल इंफॉर्मेशन, इसमें आप मैच ग्रुप को हटा देते हो, उसमें आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देते हो, फिर उसमें आप जो है कंट्रोलिंग अनरिलेटेड फैक्टर्स को डालते हो और उसमें फिर आप रिस्पॉन्स को उठा लेते हो, उसको मैच करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमें क्या बताता है, वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब आपको एक मिसाल यहाँ पे दिया गया है जो इंटरनेशनल मिसाल है। For example, before adding a new sandwich to its menu, McDonald's might use experiment to test the effects on sales of two different prices it might charge. अब वो जब एक चीज ऑफर कर रहे हैं पहले उसको टेस्ट करें, ठीक है। It could introduce the new sandwich at one price in one city and another price in another city. मतलब एक सिटी में एक प्राइस में ऑफर करेगा, दूसरी सिटी में दूसरे प्राइस में ऑफर करेगा। If the cities are similar and all the marketing efforts for the sandwich are same, then the difference in sales in two cities could be related to price charge. अब उसका क्या है कि अगर दोनों का एक ही सेल सिमिलर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि उसका डिफरेंस इन सेल्स जो है सिटीज में, तो वो हम उसको रिलेट करेंगे। तो ये क्या है कि एक्सपेरिमेंटल में आप एक चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक दूसरे पे देख रहे हो क्या एक का क्या रिलेशन आ रहा है, दूसरे का क्या रिलेशन आ रहा है, तो उसमें आप कॉजल रिलेशनशिप मालूम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। अब आते हैं थोड़ा सा कॉन्टैक्ट मेथड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टैक्ट मेथड? कोई जो डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो तो किसी न किसी पैटर्न के थ्रू कर रहे हो या किसी न किसी जो है आप किसी टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो मैंने बता दिया, आप मेल पे भी कर सकते हैं, टेलीफोन पे भी कर सकते हैं, पर्सनल इंटरव्यू पे भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट मेथड है। मेल, टेलीफोन और पर्सनल इंटरव्यू में क्या है, आप मेल क्वेश्चनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल क्वेश्चनर का क्या मतलब है, आपको ईमेल पे क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इसको फिल आउट करें, इसका जवाब दे दें। तो आपसे फिर कहते हैं कि यार ऑनेस्ट जवाब दीजिए ताकि मैं आपसे ये जवाब हासिल कर सकूं। कभी कभी आपको ये इजी पैसा वाले भी आपसे पूछते हैं, कभी फोन वाले पूछते हैं कि यार ये सर्वे है आपसे पूछना है, टेलीफोन आप जवाब दे दें। तो वो जवाब वहां पर वो अपने साथ नोट करते हैं। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है सबसे बेस्ट मेथड है जो आप क्विकली इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मुख्तलिफ चीज़ों को जो है आप यकजा कर सकते हैं और आप उस बंदे के साथ प्रोब करते हैं, मतलब डिस्कशन करते हैं, ठीक है। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में ये होता है कि आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मोबाइल क्वेश्चनर बनाना और कुछ लोग जो है वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते, क्वेश्चन कहते हैं बस नो हमारे, वो बंद कर देता है, ठीक है। और ये जो है मेथड जो है इंटरव्यू के, उसमें बाइस भी आ जा सकता है जो अपने आप से कोई क्वेश्चन जवाब देता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा पर्सनल इंटरव्यू में, ये आप देख सकते हैं। पर पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि आप टू डिफरेंट फॉर्म्स को लेते हैं। इंडिविजुअल जो है आप ग्रुप इंटरव्यू में डाल देते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल इंटरव्यू में क्या होता है कि एक बंदे से आप पूछते हो, आप स्ट्रीट में, शॉपिंग मॉल में या जहां पर भी जाते हो, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल भी है और उसमें आपका ट्रेन इंटरव्यूअर जाता है, वो पूछता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल इंटरव्यू में आ जाता है। इसमें आप पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, वीडियो, एजुकेशन, सब चीज़ों को आप वहाँ पर डालते हो। फोकस ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, फोकस ग्रुप में आपके ये होता है कि ग्रुप इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ इनवाइटिंग स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों को आप इनवाइट करते हो और आप उसमें ट्रेन मॉडरेटर को इन्वॉल्व कर देते हो और आप उससे प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से पूछते रहते हो, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप में से कोई एक बंदा बताइए, आसिफ आप बताइए, कभी आपके साथ इस तरह हुआ है कि एक बंदा आया आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है या अपने साथ नोटबुक लाया हो और आपसे पूछा हो? जी आसिफ आप बताइए। नो सर। कोई बंदा भी नहीं है अभी तक आपसे पूछा हो कि यार ये प्रोडक्ट के हवाले से बता दो, या आपको कुछ फ्री में दिया हो कि इसके हवाले से थोड़ा सा लिख लें? नो सर, कोई बंदा ऐसा नहीं आया है मेरे पास। अच्छा ठीक है। ये मार्केटिंग वाले हमें तकरीबन ये लोग आते हैं और आप लोगों से पूछते हैं।
अब आते हैं थोड़ा सा फोकस ग्रुप इंटरव्यूइंग में, ये और चीजें अब फोकस ग्रुप में मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग जो है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को आप उठा लेते हो, वो आप वहां पर लाते हो, फिर उससे पूछते रहते हैं, उसके साथ डिस्कशन करते हो क्या इस प्रोडक्ट का क्या वो होगा, इसका क्या फायदा होगा, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस या इंटरनेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उससे भी पूछते हो। तो ये क्या है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च? अब ऑनलाइन मार्केटिंग का तो आपको पता है रिसर्च का, इसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारे पास हुआ है रिसर्च कंडक्शन में, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि ज्यादा इस्तेमाल यही हो रहा है, ठीक है। जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च से, तो आजकल वही हमारा मोबाइल सर्वे, ऑनलाइन फोकस ग्रुप से, या आप कंज्यूमर ट्रैकिंग से कर रहे हो, ठीक है, और या पैनल के साथ या ब्रांड कम्युनिटी के साथ बैठ के कर रहे हो। तो ऑनलाइन रिसर्च जो है आपके पास मैनी फॉर्म है, आप इंटरनेट का हवाला भी दे सकते हो, मोबाइल टेक्नोलॉजी से भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी तरह आप क्वेश्चनर को सोशल मीडिया, वेबसाइट या और चीज़ों में डाल सकते हो, और उससे फिर आप क्वेश्चन आंसर वहां से कर रहे हो, और उस ऑनलाइन पैनल में आपको रेगुलर फीडबैक मिल जाता है, आप लाइव डिस्कशन करते हो फोकस ग्रुप में, और ज्यादातर आपका ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट इसी से होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च इसमें आ जाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें आप नंबर और मेजरमेंट में, मतलब बाय नंबर, एक चीज को आप बाय नंबर कर रहे हो, और उसको जो है आप जब चीजों को अपने साथ लिख रहे हो तो मुख्तलिफ चीजें आपके साथ आ जाती है, वो बाय नंबर होती है, मतलब आप इन फिगर कर रहे हो, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाता है। ये क्या है, बाय फिगर जब आप कर रहे हो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च। जब आप एक चीज को सिर्फ इंटरव्यू लेते हो, अपने साथ रिकॉर्डिंग में लाते हो, तो वो तो मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, तो वो फिर क्वालिटेटिव आ जाता है। जो आप क्वेश्चनर होता है जो आप फिल आउट करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव होता है ज्यादा, और जो आप इंटरव्यू लेते हो ऑनलाइन और अपने साथ नोट करते हो, तो वो क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वालिटेटिव भी आप देख सकते हो कि जब मार्केटिंग रिसर्च आप कर रहे हो, रिसर्चर क्या होता है कि कुछ क्वांटिटेटिव सर्विस डेटा उठाते हैं, और कुछ जो है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में आपको मैंने बता दिया कि आप किस तरह वीडियो, या आप कस्टमर इनसाइट से पूछते हो, किसी से पूछते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक मिसाल भी दिया है, देख सकते हो कि ऑनलाइन फोकस ग्रुप के मुख्तलिफ लोगों को उसने उठा लिया है, और उससे पूछते रहते हैं, और एज अ मॉडरेटर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके एटीट्यूड और बिहेवियर जो है रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स उसके हवाले से पूछते रहते हैं। तो ये ऑनलाइन फोकस ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो स्लाइड की तरफ थोड़ा सा आते हैं, ये हमने कर लिया। जब आप मार्केटिंग इंफॉर्मेशन को वो कर रहे हो, तो आपके पास इन चीज़ों का हवाला होना चाहिए। एडवांटेज में आपके कॉस्ट, स्पीड, और could not get data otherwise, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस में, और करंट रेलेवेंट एक्यूरेसी और इन्फॉर्मेशन जो है डिसएडवांटेज, ये आप इसमें देखते रहते हो, ठीक है। अब प्लानिंग, प्राइमरी डेटा कलेक्शन, मैंने रिसर्च अप्रोचेस, कॉन्टैक्ट मेथड, सैम्पलिंग प्लान प्लान का बता दिया, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का बता दिया, ये एथनोग्राफिक सर्वे रिसर्च है मैंने बता दिया वहां पर, ये भी मैंने बता दिया। अब इसमें ऑनलाइन रिसर्च में, अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च जब आप कर रहे हो, ऑनलाइन रिसर्च में आपके पास कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। कुछ आप कह सकते हैं कि यार लो कॉस्ट है, स्पीड ज़्यादा होता है, हायर रिस्पॉन्स रेट आता है, और आपके पास जो रीच ग्रुप्स हैं तो वो ज़्यादातर आप सही तरीके से आप रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि आपकी इंटरनेट एक्सेस कभी कभी नहीं होता, और कभी कभी आप नॉट श्योर होते हैं कि यार कौन आंसर कर रहा है, ठीक है। अब सैंपल क्या है, ये जो सैम्पलिंग प्लान के हवाले से मैंने अभी डिस्कस कर रहा था, तो सैंपल है क्या चीज़। आप, आपके पास फॉर एग्जांपल पूरा पाकिस्तान है, तो आपका ये पूरा पॉपुलेशन है, 22 करोड़ आवाम है, तो 22 करोड़ आवाम को तो आप सर्वे नहीं कर सकते, मतलब आपका एक इदारा है, तो आप 22 करोड़ आवाम को तो सर्वे नहीं कर सकते, उसको तो आप क्वेश्चनर उससे नहीं कर सकते। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें फिर सैंपल करते हो, आप उसमें से एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन उठा लेते हैं, एक हिस्सा। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ पेशावर को टारगेट, पूरे पाकिस्तान में आपने पेशावर को टारगेट, तो उसमें आप सर्वे भी देखते थे, किससे आपने सर्वे करा,
तालीम याफ्ता लोगों से करना है, अनपढ़ से करना है। फिर उसमें से अगर तालीम याफ्ता है, बीबीए वालों से करना है, एमबीए वालों से करना है, कंप्यूटर साइंस वालों से करना है, तो आप अपने लिए स्पेसिफाई कर रहे हैं। देख, रिसर्च होता ब्रॉड है। क्या होता है? ब्रॉड होता है, ब्रॉड। उसको आप नैरो डाउन करते हैं। नैरो डाउन से क्या मुराद है कि आप स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सैंपल क्या है? सैंपल is a segment of the population selected for marketing research to represent the population as a whole। आप उसमें से छोटा सेगमेंट उठा लेते हो, उसमें होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन उसमें सर्वे करेंगे? हाउ मेनी पीपल जो है आपने सर्वे करना है। हाउ शुड द पीपल की, कौन से लोगों को आप चूज करोगे, किस तरह चूज करोगे, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन है जो ज्यादातर कॉमन है, जो आप बाय पर्सन भी, मतलब एक बंदे से भी पूछ सकते हो, बाय फोन ऑनलाइन भी कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबल भी है और आप उसको सही तरीके से कर भी सकते हो। अच्छा, इसमें दो तरह के क्वेश्चन है। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हो तो हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट में दो तरह के क्वेश्चन है। एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपके पॉसिबल आंसर्स और सब्जेक्ट जो है चॉइस आपको दिए गए। क्लोज एंडेड में आपसे टेक मार्क के हवाले से एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री, फिर न्यूट्रल, इस तरह क्या है आपसे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्लोज एंडेड होते हैं, जिसको हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं, जो मैं आपको गूगल पे बता देता हूँ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। देख, आप यहाँ पे आप क्वेश्चन किया गया है, आप इसमें से फिर एक सेलेक्ट करते हैं। ए बी सी डी इस तरह भी हो सकता है, या आपके पास जो है एग्री, डिसएग्री, या आपके पास इस तरह के कुछ लिकट स्केल में आ जाते हैं, तो वो आपका क्लोज एंडेड में आ जाता है, ठीक है। जिसमें आप एक को चूज करते हो तो ये क्लोज एंडेड होता है। वेयर जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करते हो तो उसमें आप अपना डिस्कशन करते हो, अपना डिस्कशन। जिस तरह ये है ना, आपसे सवाल किया है, ये सवाल है तो इसका जवाब लिखना है। प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ, तो उसका आपने फिर डिस्कशन। हु डिड यू परचेज, मतलब आपने किसके लिए किया है ना, मतलब व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू टू यू अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि फिर उसके फिर जवाब आपने खुद अपने इंग्लिश में लिखना है या उर्दू में लिखना है। तो ये ओपन एंडेड होता है, जिसमें आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं। लेकिन क्लोज में आपको लिस्ट ऑफ आंसर्स दी गई, ये इसमें आपको लिस्ट ऑफ आंसर्स दी है, आपने सिर्फ उसमें देखने हैं। क्लोज एंडेड में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपने सिर्फ सर्कल करना है। क्या करना है? सर्कल करना है, ए करना है या बी करना है, सी करना है, तो ये क्लोज एंडेड में जाता है। और ओपन एंडेड में आपने क्या करना है? अपना डिस्कशन खुद करना है, ठीक है। तो ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास आंसर दिया हूँ और आपने उसमें से सिर्फ चॉइस करना है, ठीक है। ओपन एंडेड में आपने क्या है, अपने हिसाब से आपने लिखना है, अपने आप को अपने हिसाब से लिखना है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपने, अब यहाँ पे मैं आपको डिस्कशन में बताता हूँ। सैम्पलिंग प्लान क्या है? जिस तरह मैंने सैंपल को डिस्कस किया, ठीक है। अब इसमें एक दो सैंपल और भी है, सॉरी ये मैंने अभी डिस्कस नहीं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ सैंपल, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैंपल में जो है आप एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है आप उसको इक्वल चांस देते हो जब आप सिलेक्शन कर रहे हो। ये सिंपल रैंडम है, एक को उठाओ दूसरे को उठाओ। सिंपल रैंडम में क्या हो कि यार पिशावर में से एक बंदे को उठा दिया, ये उसका भाई है उसको भी उठा लिया, उसको भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो आप एक जगह में से आप अपनी चॉइस हिसाब से एक एक बंदे को उठा लेते हो, उसको इंटरव्यू करते हो। ये सिंपल रैंडम। स्ट्रेटिफाइड रैंडम में क्या होता है कि पॉपुलेशन को आप डिवाइड करते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज और ग्रुप के लिहाज से, फिर उससे फिर आप सैंपल उठा लेते हो कि यार आपने वो किया, क्लस्टर वो बना लिया, तो आप स्पेसिफिक उसमें फिर 110 उठा लेते हो या उसमें से 100 उठा लेते हो। तो इस तरह एक एक बंदे को फिर उठा लेते हो। क्लस्टर में क्या होता है कि आप उसको ग्रुप में डिवाइड करते हो, रिसर्चर फिर उसमें क्या करता है
स्पेसिफिक रूल्स को इंटरव्यू करता है, तो ये क्लस्टर्ड सैंपल बनता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आप या कन्वीनियंस सैंपल उठाते हैं या जजमेंट या कोटा। कन्वीनियंस में क्या होता है कि यार आप इजीएस्ट जो लगे उसको आप उठा लें, ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। और जजमेंट सैंपल में क्या होता है कि आप रिसर्चर उसकी हाई जजमेंट होती है कि यार ये पॉपुलेशन अच्छा है, इसको मैं उठा लेता हूँ, तो उसमें से सैंपल उठा के अपनी जजमेंट पे वो उसको अच्छा समझता है। कोटा सैंपल में क्या होता है कि आप इंटरव्यू को प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ पीपल को उसको सेवरल कैटेगरीज में डालते हैं और उस कोटे में से एक कोटा को आप सेलेक्ट करके उसको इंटरव्यू करते हैं। क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किया। अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, अब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि मोस्ट कॉमन है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में। जब आप मॉनिटर करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, तो आप क्या कर रहे हैं, या तो न्यूरो मार्केटिंग कर रहे हैं या किसी तरह ब्रांड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम कर ले, लोगों से पूछे, या आप बायोमेट्रिक तरीके से लोगों से पूछे, ठीक है। तो ये हम मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। फिर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं रिसर्च प्लान को, उसमें फिर इंटरप्रेटिंग या रिपोर्टिंग फाइंडिंग आ जाती है। इंटरप्रेटिंग रिपोर्टिंग फाइंडिंग से क्या मुराद है, जब आपने पूरा रिसर्च कर लिया, आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो फिर उसको आपने इंटरप्रेट करना है। जो आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसको फिर आपने इंटरप्रेट करना है, उसकी फाइंडिंग बतानी है लोगों को और मैनेजमेंट को कौन से प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये क्या करना है, एनालाइज एंड यूजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। फिर उसमें थोड़ा सा स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने बता दिया कि आप स्कैन करते हो, पीपल पैरामीटर्स रखते हो, न्यूरो मार्केटिंग करते हो, मैकेनिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हो। और मार्केटिंग रिसर्च में आपके पास कौन कौन सी चीजें होती है जब आप इम्प्लीमेंट करते हो, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, फिर प्रोसेस करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और उससे कंक्लूजन पर ड्रॉ करना और इसको रिपोर्ट करना। इसके बाद है CRM, जो आप लोग का एक सब्जेक्ट भी है, इन फ्यूचर आप लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय CRM, कि आप उसमें से सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर और एनालिटिकल टूल्स इसको आप उठा लेते हो, फिर उसको इंटीग्रेट करके कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना हर जगह से, उसको इन डीप ले लेना, फिर उसको अप्लाई करना, रिजल्ट करना और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाना, ठीक है। अब कस्टमर रिलेशनशिप में आपके टच पॉइंट्स क्या है, कस्टमर क्या परचेज कर रहे हैं, सेल फोर्स क्या कॉन्टैक्ट्स हैं कि नहीं, सर्विस एंड सपोर्ट कॉल्स है कि नहीं। ये जवाब सर्विस सपोर्ट कॉल का क्या मतलब है कि वारंटी सर्विस आप दे रहे हैं, कोई मसला आ जाता है तो उसको आप जवाब दे कि नहीं। वेबसाइट विजिट्स कितने हैं, लोग कितने आ रहे हैं आपको वेबसाइट देख रहे हैं। सेटिस्फेक्शन सर्वे कितने हैं कि लोग कितना सेटिस्फाई है आपके प्रोडक्ट से। क्रेडिट पेमेंट इंट्रैक्शन कितना है, लोग कितना क्रेडिट पेमेंट पे कर रहे हैं। और रिसर्च स्टडीज क्या है कि आपको कितना वो रिसर्च स्टडीज कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके रिसर्च। अब इसमें जो है आप जब मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। जब आप इसमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि आप किसी तरह इंफॉर्मेशन को एंटर करते हो डेटाबेस में और आप उसको अपने लिए इजीली अवेलेबल करते हो एट एवरी टाइम। और इसमें आपका इंट्रानेट, एक होता है इंटरनेट, जो इंटरनेट होता है वो असल में हर जगह पे अवेलेबल है हमारे पास इंटरनेट। जो एक होता है इंट्रानेट, जिस तरह बैंकिंग वाले इस्तेमाल करते हैं वो इंट्रानेट है, क्योंकि उसके जो तरीके वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो कंपनीज में ज्यादातर इंट्रानेट होता है जो वो अपने काम उसी के हवाले से करते हैं, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर और सप्लायर को, ठीक है। अब अदर मार्केटिंग कंसिडरेशन क्या है कि यार स्मॉल बिजनेस में और नॉन प्रॉफिट में भी हमारे थोड़े बहुत होते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च भी होता है, पब्लिक पॉलिसी और एथिक्स भी आ जाती है, ठीक है। और कस्टमर प्राइवेसी और यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग आप उस तरह वो नहीं करें, मिस यूज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग आप नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 4। और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, आसिफ और उमर फारूक, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर 4। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। Okay, this is the end of your chapter 4. Wish you best of luck for your next class. Allah Hafiz.